नमस्कार साथियों। करंट अफेयर्स पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए। और उसी क्रम में आज बात करेंगे 13 और 14 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो आरएस प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को कवर करते हैं, और इसके साथ साथ आपके जो इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं 2023 के पिछले एग्जाम के, उनके लिए भी ये उतना ही उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, अक्टूबर माह में एक सरस आजीविका मेला आयोजित किया जाएगा, और इस मेले का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। जिसे पहले हम गुड़गांव के नाम से जानते थे, उसी गुरुग्राम में ये मेला आयोजित किया जा रहा है। तो 13 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक इस मेले का एक पखवाड़े तक आयोजन किया जाएगा। इस मेले की अगर हम बात करें तो ये मेला आयोजन किया जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसके अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के द्वारा। क्या होगा इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, वहां की जो स्थानीय हस्तशिल्प हैं, उनको प्रमोशन किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों से बहुत से हस्तशिल्प कारीगर, जिनमें हम देख सकते हैं जैसे कि टसर जो है उसकी साड़ियाँ, बाग प्रिंट वाली साड़ियाँ जो बाग क्षेत्र में मिलती है हमें, गुजरात की पटोला साड़ियाँ, पश्चिम बंगाल की काथा की साड़ियाँ, राजस्थानी प्रिंट, मध्य प्रदेश की चंदेरी की साड़ियाँ, ये सारी होंगी। इसके अलावा हिमाचल उत्तराखंड की ऊनी उत्पाद, प्राकृतिक खाद्य उत्पाद, कर्नाटक आंध्र प्रदेश के वुडन के जो उत्पाद होते हैं, जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, हैंडलूम के उत्पाद, झारखंड के पलास से निर्मित उत्पाद, और ये सारे के सारे आपके यहाँ पर होते हैं। एक हाट या मेला जो कि प्राचीन भारत में भी कभी संस्कृति का हिस्सा रहा है, उसी के अनुरूप जो है इस मेले का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जो एक राष्ट्रीय स्तरीय मेला है। ठीक है, यहां से प्रश्न आपको आसानी से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री लाओस की यात्रा पर रहे, जहां उन्होंने इंडिया आसियान समिट में भाग लिया। इस आसियान समिट का आयोजन कहां पर किया गया था? लाओस में। तो भारत और आसियान देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए इस समिट का आयोजन किया जाता है, और इस बार इसका मौका मिला लाओस को। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल 2024 में भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उस पॉलिसी को जो है 10 साल पूरे हो चुके हैं। दरअसल 1992 में जब नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की गई थी, तो उसके अंतर्गत केवल हमने जो है ईस्ट वाले जो देश हैं हमारे, भारत से ईस्ट दिशा की ओर अर्थात पूर्व दिशा की ओर जो देश हैं, उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया था। लेकिन 2014 के बाद बड़ी तेजी से हमने संबंधों में बढ़ोतरी करने, खास करके आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सहयोग जो है उनको बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए, जिसमें जो राज प्रमुख हैं उनकी जो है यात्राएं हो गई, और इसके अलावा विभिन्न संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना हो, चाहे वो बहुत से समझौते किए जाने हो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर रहा है। आसियान की बात करें तो आसियान को हम समझ सकते हैं कि आसियान जो है ये 1967 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से जो है इसको निर्मित किया गया, और जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया है उसके जितने भी जो द्वीपीय और छोटे छोटे तटीय देश हैं, उन सभी देशों को ये सम्मिलित करता है। इसमें सम्मिलित है आपके म्यांमार, जो कि भारत से सीमा भी साझा करता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं थाईलैंड, थाईलैंड के बाद में लाओस, लाओस के बाद वियतनाम और कंबोडिया। 5 देश तो ये आपके सीधा सीधा स्थल से जुड़े हैं। इसके बाद में द्वीपीय देशों में आप देख सकते हैं जैसे कि आपका मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है और फिलीपींस है। ये सारे देश भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो ये सारे के सारे देश जो है काफी महत्वपूर्ण है, खास करके जब चीन को काउंटर करने की बात आती है, तो इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को रोकने में इन देशों का काफी सहयोग जो है मिलता है। क्वाड के रणनीतिक उद्देश्यों की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इनके साथ हमारे संबंधों की, तो इनके साथ हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, और 2022 में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आसियान देशों के साथ की है। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हमने रक्षा, आर्थिक और तकनीकी हितों को बढ़ाने के लिए काम किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, एक महत्वपूर्ण मिशन जो 2 देशों के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाएगा 2026 से 28 के बीच की किसी अवधि में। प्रोबेबिलिटी है कि 2025-26 के दौरान इसको लॉन्च कर दिया जाए। तो भारत जो है उसका इसरो और जापान का जाक्सा था, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये दोनों मिलकर के इसमें काम करेगी। आपके आरएस एग्जाम में पहले भी एक बार जो है अंतरिक्ष एजेंसीज और संबंधित देश से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा
जा चुका है। तो इस तरह से आपको ये नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए, जैसे कि रोस्कोसमोस जो है वो आपके रूस से जुड़ी हुई है। इसी तरह से चाइनीज स्पेस एजेंसी सीएसए जो है वो चीन से जुड़ी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। नासा जो है वो अमेरिका से संबंधित। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी देशों की जो स्पेस एजेंसीज है उनके नाम एटलीस्ट हमको पता होने चाहिए। तो अगर हम इस अन्वेषण मिशन की बात करें तो भारत और जापान दोनों मिलकर के इस मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है जिस पर भारत ने अब तक अपने सारे मिशन भेजे हैं, भारत अपने सभी मिशन कहाँ भेजता है? दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है। और इसी क्षेत्र में पानी की जांच करना, बाकी तत्वों को समझना, ताकि उस क्षेत्र में यदि हमें कोई बस्ती बसाना हो भविष्य में या वहां से कोई नमूने लेने हो तो उनके लिए हम तैयारी कर सके। तो ये मिशन हमारा लॉन्च होने वाला है। जाक्सा जो है इसको काम दिया गया है रोवर के विकास और संचालन का। ठीक है। जबकि इसरो रोवर को ले जाने वाले लैंडर को विकसित करेगा, जबकि लॉन्चिंग जो होगी वो जापान के ही अंतरिक्ष यान के माध्यम से की जाएगी। तो आप जानते हैं कि जो भी अंतरिक्ष मिशन होते हैं इस तरह के, उनमें एक ऑर्बिटर होता है, एक लैंडर होता है और एक रोवर होता है। ऑर्बिटर जो है ऑर्बिट तक सभी चीजों को लेके जाता है, वहां से लैंडर और रोवर अलग हो जाते हैं, फिर लैंडर जो है रोवर को लेकर के लैंड करता है सतह पर, और लैंड करने के बाद में रोवर उससे अलग होकर के वहां पर मैन्यूवर्स करता है, मूवमेंट करता है और सतह के एक्सप्लोरेशन के काम करता है। अब यहां से आपको एक और बात जो पता होनी चाहिए वो है भारत के प्रमुख जो भी चंद्र मिशन रहे हैं उनके बारे में। तो भारत की अगर चंद्र मिशन की बात हम करें तो भारत अब तक अपने 3 चंद्र मिशन भेज चुका है, जिनमें से 2 पूर्णतया सफल रहे हैं, जबकि एक आंशिक रूप से सफल उसको हम मान सकते हैं। इन पर थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं, क्योंकि इस बार की परीक्षा में हो सकता है आपको चंद्रयान 3 से कुछ अच्छे प्रश्न मिल जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, चंद्रयान प्रथम हमारा गया 22 अक्टूबर 2008 को पीएसएलवी एक्सेल के द्वारा। ठीक है। और ये लैंड हुआ 14 नवंबर को। मुख्य मिशन ये सफल रहा। 2 साल की अवधि इसकी थी अपेक्षित, जबकि 310 दिन तक ये रहा। प्रथम भारतीय चंद्र मिशन था और इसकी सफलता ये रही कि इसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाया। ठीक है। और ऐसा करने की वजह से इसरो को इसकी वजह से काफी सम्मान भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मिला। इसके बाद में हमने एक सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को भेजने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत हमने चंद्रयान 2 भेजा, जिसे हमने 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया। इसकी बात करें तो LVM-3 अर्थात जो लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल है, जो हमारा पहले GSLV हुआ करता था उसी को हमने अब लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल के रूप में देखना शुरू कर दिया है। तो इसका जो LVM-3 है उसके द्वारा इसे भेजा गया और ये 6 सितंबर को उतरा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाकर के जो है हमारा लैंडर उसकी सतह से टकरा गया और इस वजह से इसका ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है, लेकिन जो लैंडर है वो असफल रहा। तो इसको हम आंशिक रूप से सफल मानते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमने चंद्रयान 3 भेजा, जो 14 जुलाई 2023 को पिछले वर्ष गया था और ये 23 अगस्त को लैंड हुआ। शाम को लगभग 6 बजे के करीब ये लैंड हुआ और इसको बिल्कुल सफल रूप से ये लैंड हो पाया। 12 दिन की अवधि तक इसने जो है काम किया। 12 दिन मतलब जो एक चंद्र दिवस होता है, जिसको लगभग हम 14 दिन मान के चलते हैं, उस अवधि के अनुरूप इसको तय किया गया था। इसको माना गया था कि इतने दिन तक ये काम करेंगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही ये चलने वाले थे और इतने ही समय तक सूर्य का प्रकाश इनको वहां पर मिलने वाला था। तो यहाँ पर इन्होंने काम किया, सॉफ्ट लैंडिंग की, मैन्यूवर किया, ये सारे काम किए। हमारा रोवर उस पर सतह पर घूमा, उसके वीडियोज भी हमने काफी देखे। ये सारा हम अब तक कर चुके हैं। आगे हम जो है 2 और मिशन पर काम कर रहे हैं। एक ल्यूपेक्स, जिसकी मैंने अभी बात की, जिसे आपके जापान के H3 प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। और जाक्सा के साथ ये सहयोगात्मक मिशन हमारे आने वाले चंद्रयान 4 का अग्रदूत होगा। तो चंद्रयान 4 क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। चंद्रयान 4 2028 तक जाने की बात कर रहे हैं। ये LVM-3 PSLV दोनों में से किसी एक से लॉन्च किया जाएगा। 14 दिन की अपेक्षित अवधि होगी। इसका काम क्या होगा? चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष डॉकिंग, मतलब जो आपका जिस तरह से आप देखते हैं स्पेस स्टेशन में डॉकिंग होती है, कोई भी यहाँ से हम अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो जाकर के उससे जुड़ता है, उस तरह के प्रयोग करना। चंद्र सतह से सॉफ्ट लैंडिंग करना, वहां से वापस से लॉन्च करना नमूने लेकर के जो भी है, और वो लॉन्च करके ऑर्बिटर से जुड़ना और फिर वापस उसको लेकर के पृथ्वी पर आना। तो ये काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। चीन ने ये काम कई बार किए, अमेरिका ने भी किए, अब हम भी जो है इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं। चंद्रयान 3 पर थोड़ी सी जानकारी हम लें उससे पहले, चंद्रयान 1 का जो बिंदु है, जो मून इंपैक्ट प्रोब जिस जगह उतरा था उसको हमने जवाहर पॉइंट नाम दिया है, ये भी पूछा जा सकता है। चंद्रयान 2 का जो बिंदु है जिसपे जो विक्रम है वो लैंड हुआ, उसको तिरंगा पॉइंट कहा गया है। हालांकि वो गिरा था, क्रैश हुआ था, लेकिन उसको नाम तिरंगा पॉइंट दिया गया है। और चंद्रयान 3 है जिस पर विक्रम और प्रज्ञान, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर,
इन दोनों को नाम दिया हमने शिव शक्ति स्टेशन, जिस जगह पर ये लैंड हुए उस जगह को। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखने। 23 अगस्त को हम जो भारतीय अंतरिक्ष दिवस है उसके रूप में भी हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमने सफल रूप से चंद्रमा पर अपना रोवर और लैंडर उतारा है। तो ये वो मिशन है LVM 3M4, मतलब चौथी परिचालनात्मक उड़ान थी इसकी, उसको हमने भेजा था। इस तरह से मैन्यूवर करते हुए जो है हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो यहाँ तक हमारे लैंडर और रोवर को लेकर गया। फिर इस प्रोपल्शन मॉड्यूल ने इसको 100 किलोमीटर की कक्षा में भेजा। वहां से अलग होने के बाद लैंडर और रोवर नीचे उतरे। प्रोपल्शन मॉड्यूल की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो इसके अंतर्गत ये जो है रोवर को इसने 100 किलोमीटर की कक्षा तक लेकर गया, और शेप नामक एक इसके साथ में एक नीत भार या इस पे एक उपकरण लगा हुआ था, उसका भी इसने प्रयोग किया। उस पर हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे। तो ये कुछ लैंडर के नीत भार है, मतलब जो हमारा लैंडर नीचे उतरा उसमें जो उपकरण लगे हुए थे जिनको अलग अलग काम करने थे वो हैं। क्या क्या है आप देख सकते हैं। पहला है रंभा LP, लेंग्यूमर प्रोब, इसका काम था। तो ये जो लैंडर है ये नीचे उतर गया, और उतरने के बाद इसने जो वहां की सतह है उस पर प्लाज्मा घनत्व और उसमें जो परिवर्तन होता है उसको देखने का प्रयास किया। फिर आया आपका चेस्ट। ठीक है, चेस्ट जो है ये चंद्रमा की सतह का तापीय भौतिक परीक्षण, मतलब चंद्रमा की जो सतह है उसका टेम्परेचर जो है उसका परीक्षण करते हुए वहां की स्थितियों का जायजा लेने का प्रयास इसने किया। और तीसरा था इल्सा। ठीक है, इल्सा का काम क्या था, जो भी वहां पर भूकंपीय गतिविधियां होती है उन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना और उसकी सीमा को या चंद्रमा की जो सतह है उसके नीचे की स्थिति को देखने का प्रयास करना। ये लैंडर के 3 थे। क्या क्या? इल्सा, चेस्ट और रंभा। ये 3 आपको याद होने चाहिए। पूछ लिया कि जो लैंडर था उसके कौन से नीतभार नहीं है या कौन सा है, तो 3 नाम, चेस्ट, रंभा और इल्सा, ये 3 नाम आप याद रखिए। फिर बात आती है रोवर पे, तो रोवर पे 2 थे। एक था एपेक्स, अल्फा कण एक्सरे मीटर, तो ये इसने अल्फा कणों जो है उनका स्पेक्ट्रोमीटर बनाते हुए जो खनिज वहां पर उपलब्ध है उनके बारे में बात की। लिब्स, लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन वर्णक्रम मापी, तो उसने भी सतह के अंदर बहुत से तत्व जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, फेरस, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की। और जो शेप है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर फॉर हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, इस तरह से इसका नाम था। मतलब वहां पर रहते हुए उसने अंतरिक्ष में से ही जो चंद्रमा की सतह है उसका अध्ययन करते हुए ये पता लगाया कि क्या ये पृथ्वी की तरह रहने योग्य स्थल बन सकता है। तो छोटे एक्सोप्लैनेट्स जो हैं उनके बारे में इस तरह की जानकारी लगाने का प्रयास इस हमारे जो प्रपल्शन मॉड्यूल पे स्थित जो नीतभार था उसके द्वारा किया गया। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता रखने हैं आपके चंद्रयान से जुड़े हुए। यहाँ से ही प्रश्न आपको अधिकतर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए आरपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं हर बार, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पड़े हैं। 5000 से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए और इसके साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। आप अल्टीमेट टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेपर्स दे सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं, उसमें जो सुधार हो रहा है उसको भी देख सकते हैं। तो बार बार जब आप अच्छे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर भी बढ़ने वाला है। नेक्स्ट देखिए, तो आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। 5 टेस्ट हो चुके हैं, वो क्विज फॉर्मेट में आपको अवेलेबल है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और मान लीजिए इनको अगर आपने कर लिया ना, तो आपका लगभग 60 से 70% एरिया कवर हो जाएगा, जिसमें आपके करंट अफेयर्स के भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं। आपको हर बार हर पेपर में जो है जो मैथ्स एंड रीजनिंग है उसके भी अच्छे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं। और हर सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप हो सकते हैं, खास करके जो पैटर्न आरपीएससी भी फॉलो कर रहा है उसमें आपको यहाँ से मिल रहे हैं, तो आप इनका फायदा यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। खेलों की बात करें तो 27वीं टेबल टेनिस की जो एशियाई चैंपियनशिप है उसका आयोजन हुआ कहाँ पर, अस्ताना कजाकिस्तान में, और इसके अंतर्गत भारत की पुरुष और महिला टीम ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। ठीक है, तो सेमीफाइनल में यह हारे, लेकिन सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को भी कांस्य पदक दिया गया है। तो ये कुछ डिटेल्स है उनके बारे में, किन किनों ने मिलकर के, तो भारतीय महिला टेबल टेनिस और पुरुष टेबल टेनिस दोनों ही टीमों ने जो है यहाँ पर ये अवार्ड हासिल किए। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेना की बात करें तो भारतीय सेना ने अपना जो T90 युद्धक टैंक है उसका अपग्रेडेड वर्जन तैयार करवा लिया है। ठीक है, और ये जो अपग्रेडेड वर्जन है इसकी अगर बात करें तो इसको तैयार किया गया दिल्ली जो कैंट एरिया है वहां पर स्थित आपका आर्मी बेस वर्कशॉप है 505, वहां पर इसको तैयार किया गया है। दरअसल समय की डिमांड के अनुसार जो है टैंक्स में भी बदलाव की हमें आवश्यकता होती है, और उन्हीं नए उपकरणों को जोड़ते हुए इस नए वर्जन को तैयार किया गया है। ये 47 टन वजन का है, 9.6 मीटर लंबा है और 2.8 मीटर चौड़ा है।
छोटा आकार है, तो इसी वजह से दुर्गम इलाकों में लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये मूव कर सकता है और इस तरह से दुश्मन को नेस्त नाबूद भी कर सकता है। आगे देखते हैं, नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं और अब शांति का नोबेल पुरस्कार भी दे दिया गया है जापान के निहोन हिंडाक्यो संस्थान को। निहोन हिंडाक्यो संस्थान क्या है, इसे समझ लीजिए। निहोन हिंडाक्यो एक संस्थान है जो हिरोशिमा और नागासाकी बम विस्फोट जो परमाणु बम का हुआ था उसके बाद में जो बचे हुए लोग हैं उनकी जो मार्मिक जो यादें हैं उनका चित्रण करता है और इस माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करता है कि परमाणु हथियारों का उपयोग मानव सभ्यता और जाति के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये एक तरह से इस मुहिम में लगा हुआ है कि भविष्य में कभी भी जो है इस तरह से परमाणु बमों का प्रयोग ना किया जाए और इसी प्रयास के लिए इसे इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला था ईरान की कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को। केंद्र सरकार ने राजस्थान को जो अनुदान पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है उसकी पहली किस्त जारी कर दी है और इसके अंतर्गत 1268 करोड़ रुपए इस साल के लिए दिए गए हैं। ये एक प्रकार का अनटाइड अनुदान है, बेसिक अनुदान जिसको हम कहते हैं, जो केंद्र सरकार ने जारी किया है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ये जो है आपको अनुदान दिया जाता है। एन के सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में 15वां वित्त आयोग जो है बैठाया गया था और इसके माध्यम से 2020 से लेकर 2025 की अवधि जो है उस अवधि के लिए सिफारिशें की गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी केंद्रीय कर हैं उनका वितरण हो, चाहे विभिन्न प्रकार के राजकोषीय समेकन से संबंधित जो उपाय हैं उनसे जुड़ी सिफारिशें हों या फिर विभिन्न प्रकार के जो अनुदान सरकार को दिए जाते हैं उन सभी की सिफारिशों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर हम बात करें केंद्र हमारे जो पंचायती राज की, तो पंचायती राज न केवल स्थानीय स्तर पर बहुत से कर लगा सकती है बल्कि इसके अलावा उसे केंद्र और राज्य दोनों से अनुदान मिलते हैं। राज्य से मिलने वाला अनुदान निर्धारित करता है राज्य वित्त आयोग, जबकि केंद्र के जो अनुदान है उनको केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो बताता है। तो अगर हम बात करें जैसे राजस्थान की, तो राजस्थान में छठे वित्त आयोग की बात करें तो 13 अप्रैल 2021 को गठन हुआ। इसने भी 2020-21 से 24-25 की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें दी है। प्रद्युम्न सिंह इसके अध्यक्ष थे, अशोक लाहौटी और रावत लक्ष्मण सिंह इसके सदस्य रहे थे। वर्ष 2020-21 की कुछ सिफारिशें की जिसमें 6.75% जो राज्य का शुद्ध कर राजस्व था वो इसको देने की बात इन्होंने यहाँ पर की थी। ठीक है, सिफारिश की गई राशि का उपयोग अनुदान की 55% राशि मूलभूत कामों के लिए, 40% राशि राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिक योजनाओं के लिए और 5% राशि अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। इसका वितरण कैसे होता है, तो जो जनसंख्या है उसके अनुपात में, आप सभी जानते हैं 25% जनसंख्या शहरी निकायों में है और 75% गाँवों में, तो उसी अनुरूप ये बढ़ता है। इसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मिलने वाला अनुदान है उसका 5% जिला परिषद को 20% पंचायत समिति को और 75% ग्राम पंचायत को दिया जाता है। अगर बात करें केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार के अनुदान जो है उनकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। 100% जो अनुदान मिलता है उनमें से 40% होता है बेसिक अनटाइड अनुदान। मतलब अनटाइड मतलब किसी तरह का कोई उसमें नियम शर्तें नहीं होती, ये सभी को बराबर तरीके से दिया जाता है और इसको आप अलग अलग कामों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि वेतन और प्रशासनिक व्यय को छोड़ करके जो भी विकास के कार्य हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट, प्रकाश व्यवस्था, विद्यालयों का निर्माण करना, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करना, सहकारी बीज भंडारण केंद्रों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत, शमशान मैदान, खेल के मैदान, इन सभी को तैयार करना। जबकि जो 60% है वो टाइड है, मतलब वो किसी काम के साथ बंधा हुआ है, जिसमें 50% तो स्वच्छता के लिए मतलब स्वच्छ भारत मिशन के लिए और बचा हुआ 50% जो है बुनियादी सेवाएं जिनमें पेयजल है, जल संचयन है, जल पुनर्चक्रण है, इनके लिए। तो स्वच्छता और जल के लिए पूरा का पूरा 60% अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि 40% अनटाइड होता है जो अन्य विकास कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, इस एग्जाम से जुड़ी हुई आपको काफी काम ही आती है। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक उद्यम को 14वीं महारत्न का दर्जा दे दिया है? नवरत्न और उसके बाद महारत्न, तो बना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काम क्या है, तो ये विभिन्न प्रकार के एरोनॉटिक्स जो उपकरण हैं उनको बनाने में मदद करता है, खास करके विमान जो है उनको। तो इसने हेलीकॉप्टर से लेकर के और बहुत से विमान हमारे बनाए हैं। तो ये अब क्या कर पाएगा, 15% तक निवेश कर पाएगा अपनी संपत्ति का और सरकार की मंजूरी के बिना विदेशी उद्यमों में 5,000 करोड़ तक के निवेश भी कर पाएगा महारत्न का दर्जा मिलने के बाद। स्थापना इसकी 1940 में बेंगलुरु में हुई थी। हेलीकॉप्टर्स बनाता है, एरो इंजन बनाता है, एवियोनिक्स डेवलप करता है और विमान बनाता है, ये सारे काम इसके हैं। अब तक क्या बना चुका है, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा है, जो सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, और तेजस 2.0 जो 4.5 पीढ़ी का नया विमान है उसको ये निर्मित कर रहा है। हॉक एडवांस जेट ट्रेनर, डॉर्नियर DO 228 जो हमारे वायुसेना और जो
जल सेना है जो जिसको हम बोलते हैं नौसेना, उसके लिए भी ये टोही विमान के रूप में काम करता है। इसके बाद में लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट SU-30 MKI विमान, ये सारे इसके अंतर्गत सम्मिलित है। HAL को 2024 के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU जो पुरस्कार मिलते हैं उससे भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अब तक इसके बाद देश में 16 प्रोडक्शन यूनिट्स और 9 रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट्स जो है वो भी तैयार हो चुकी हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से वही जो खेल की हमने बात की, तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो डबल्स की वीमन जोड़ी है उसने भी यहाँ पर कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो कौन कौन है? अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कहाँ पर आयोजन हुआ? अस्थाना, कजाकिस्तान में। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी हमने देख लिया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई है? बजट में इसकी घोषणा की गई थी और नीति आयोग जो है वो इसको संचालित कर रहा है। ठीक है, तो बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले और उसके लिए इंटर्नशिप में उनको कुछ स्टाइपेंड्स दिया जाए, उसका सरकार इसमें मदद कर रही है। दरअसल क्या किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, तो आप देख सकते हैं लगभग 1 करोड़ यूथ को, जो कि 500 अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के अंतर हैं, उनको सबको जो है यहाँ पर 5,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा जो सेलेक्ट होंगे उनको। अक्टूबर 12 से ये पोर्टल ओपन हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस तक के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ से जो है मदद सरकार देने वाली है। किस समय? इंटर्नशिप करते समय। तो इससे क्या होगा कि जो ज्यादा से ज्यादा नियोक्ता है वो भी बड़ी मात्रा में लोगों को अपने यहाँ इंटर्नशिप कराएंगे, तो उनसे उनको जहाँ काम मिलेगा वहीं पर जो हमारे जो युवा हैं उनको यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट करने का मौका भी मिलेगा और आने वाले समय के लिए एक बढ़िया स्किल डेवलप्ड हमारा जो है यूथ हमारे पास तैयार हो पाएगा, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो लाभ है वो हमको यहाँ से मिल पाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। इसी तरह से और भी करंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।